ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। किसी देश को इससे नहीं परखना चाहिए कि वह अपने उच्च वर्ग के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इसकी कसौटी यह है कि वह निम्न वर्ग के नागरिकों से कैसा बर्ताव करता है। एक किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने कहा है। डिजिटल स्मृति का दायरा और आशंकाएं। आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल खूब चर्चाएं हो रही हैं इसकी भी। भौतिक रूप से मृत्यु किसी के अधिकारों के लिए एक समापन बिंदु होती है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में पहचान के निशान बने रहते हैं। इंटरनेट तेजी से एक डिजिटल कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ निजी डेटा उन व्यक्तियों की स्थायी याद या उन्हें डिजिटल रूप से जिंदा रखने का काम करता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। डिजिटल पहचान यानी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल, संदेश, तस्वीरें और अन्य निजी जानकारी का ऑनलाइन जमावड़ा लंबे समय तक रहता है और इन्हें कभी परिजनों की ओर से प्रबंधित तो कभी एल्गोरिदम द्वारा फिर से जीवित कर दिया जाता है। डिजिटल पुनर्जीवन एआई ग्रीफ वाट्स एक ऐसा कानूनी और नैतिक मुद्दा है जिस पर काफी बहस होती रही है और इसमें कृत्रिम मेधा की मदद से मेटक के पुराने संदेश, आवाज की रिकॉर्डिंग, वीडियो का इस्तेमाल करके चैटबॉट बनाए जाते हैं या उनके होलोग्राफिक अवतार तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर मरने वाले व्यक्ति की पहले से सहमति, जैसे डिजिटल वसीयत में दी गई अनुमति के बिना उनकी आवाज का प्रतिरूप या संवादात्मक अवतार बनाना उनके सम्मान, निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। मनुष्य की डिजिटल यादों से जुड़ा विषय बहुआयामी है जो तकनीक, कानून, नैतिकता और संस्कृति की लिहाज से सवालों के घेरे में है। कानून की नजर में किसी मृत व्यक्ति की डिजिटल स्मृति जैसे तस्वीर, चैट लॉग, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन खाता को उसकी डिजिटल संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। मरने के बाद इन तक पहुंच और इनके इस्तेमाल का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति ने जीवित रहते अपनी डिजिटल विरासत को लेकर क्या तय किया और उत्तराधिकार से जुड़े कानून समय के साथ कैसे बदलते हैं। दुनिया भर की अदालतों के फैसले, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और भारत के अहम फैसले शामिल हैं और इसके संकेतक हैं। डिजिटल डेटा कानूनी तौर पर निजी चिट्ठियां या फिर डायरी जैसी भौतिक संपत्ति के बराबर है। हालांकि निजता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत है और मृत्यु के बाद इस तरह से कायम नहीं रहता कि कानूनी वारिसों को मेटक की डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन करने से रोका जा सके। हालांकि इस तक पहुंच या फिर इसका इस्तेमाल डिजिटल मंच की प्रकृति एवं नियमों पर निर्भर करता है और इस तरह के कानूनी सवाल का सामना काफी समय पहले जर्मनी की एक बड़ी अदालत कर चुकी है। वर्ष 2012 में बर्लिन में ट्रेन की चपेट में आने से 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। उसके माता पिता उसकी मौत की परिस्थितियों को समझने और घटना से जुड़े कानूनी दावों को लेकर उसके फेसबुक खाते की जानकारी हासिल करना चाहते थे। फेसबुक ने निजता का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह विवाद आखिरकार जर्मनी की फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचा और जिसने वर्ष 2018 में फैसला सुनाया कि मरने वाले खाता धारक का फेसबुक अनुबंध यूनिवर्सल सक्सेशन सभी अधिकारों और दायित्वों के उत्तराधिकार के नियमों के तहत उसके वारिसों को मिल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डायरी या निजी चिट्ठियां मिलती हैं। कोर्ट ने माना कि वारिस कानूनी तौर पर कोई तीसरा पक्ष नहीं है और जिन्हें गोपनीयता सुरक्षा नियमों के तहत रोका जा सके। फेसबुक को निर्देश दिया गया कि वह माता पिता को खाता की पूरी जानकारी दे। बाद में आप देखते हैं कि एक और फैसले में यह साफ किया गया कि हालांकि वारिस खाते की जानकारी ले सकते हैं और उस पर डाली गई सामग्री को पढ़ सकते हैं, लेकिन वे उसे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरह संबंधित व्यक्ति किया करता था। डिजिटल आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद डिजिटल मंच पर बने रहना का विचार पिछले एक दशक में लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि जब तक हटाया ना जाए व्यक्तिगत डेटा हमेशा के लिए ऑनलाइन रहता है। भौतिक चीजों के उलट डिजिटल सामग्री अपने आप खत्म नहीं होती है। एक सोशल मीडिया
परिचय, बंद क्लाउड स्टोरेज या एक ईमेल खाता संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद भी लंबे समय तक सर्वर पर रह सकता है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2100 तक मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मिट उपयोगकर्ताओं के खातों की संख्या 4.9 बिलियन तक हो सकती है। वर्ष 2000 के दशक के मध्य से ही फेसबुक और दूसरे मंच उपभोक्ताओं के परिचय को हटाने के बजाय स्मृति के तौर पर रखने के अनुरोधों से जूझ रहे हैं। कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने डिजिटल संपत्ति प्रबंधन के लिए आवश्यक नीतियां भी पेश की हैं। उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प भी होता है कि अगर वे कोई डिजिटल पहचान नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मौत के बाद उनका खाता स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। हालांकि इन विकल्पों को लेकर लोगों में जागरूकता बहुत कम है और ऐसे में डिजिटल साक्षरता का होना भी बहुत जरूरी है। एक वैश्विक सर्वेक्षण में 61% उपयोगकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि मृत लोगों की डिजिटल पहचान का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन जानकारी की निगरानी करने वाला अक्सर कोई नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति सहमति देने के लिए दुनिया में मौजूद ही नहीं होगा तो उसकी विरासत में किसी हेरफेर या दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि डिजिटल संपत्ति किसे मिलेगी, बल्कि यह भी है कि मृतक की निजी डिजिटल जिंदगी तक पहुंच कितनी होनी चाहिए। मानवीय गरिमा, मृतक की इच्छाओं का सम्मान और जीवित बचे लोगों की मनोवैज्ञानिक जरूरतें, ये सभी इस बात को तय करते हैं कि हम ऐसी तकनीक के इस्तेमाल को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं। अगर हम अंतिम संस्कार की रस्मों के जरिए एक बेजान शरीर का सम्मान करते हैं तो क्या किसी व्यक्ति के डिजिटल अवशेषों का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कम से कम मृतक के डिजिटल अवशेषों का इस्तेमाल सिर्फ व्यवसायिक लाभ के लिए तो नहीं ही किया जाना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में हमारी पहचान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया परिचय, बैंकिंग जानकारी, ऑनलाइन गतिविधियां भी हमारी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन कई गंभीर सवाल और आशंकाएं भी सामने आई हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा व्यक्तिगत डेटा कितना सुरक्षित है। या किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाए तो इसका इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े या फिर पहचान की चोरी में हो सकता है। इसके अलावा यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जिस डिजिटल मंच पर लोग अपनी निजी जानकारियां साझा करते हैं वह कितना विश्वसनीय है। बहरहाल नागरिकों को कानूनी रूप से यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि किसी भी ऑनलाइन मंच पर उनका निजी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। अतीत बंधन की व्यथा, एक और जीवन हमसे आगे बढ़ने के लिए कहता है तो दूसरी तरफ हमारे भीतर बहुत हटी ऐसा कुछ है जो बार बार मुड़कर पीछे देखने का आग्रह करता है। अतीत की सड़कों पर सैर करने के लिए कहता है, पुराने एल्बम देखना, बचपन के दोस्तों के बारे में बातें करना, बचपन में सुने गीत गुनगुनाना, कुल मिलाकर अतीत की एक रोमानी छवि रचना और फिर उसका महिमा मंडन करना, यह मन की गहरी आदतों में शामिल है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन या टीस रह रहकर उठती रहती है। अतीत में जीना एक तरह का कर्म कांड बन गया है जिसमें सभी देर सबेर हिस्सा लेते हैं। अतीत को भूल जाने में कई बार लोगों के मन में अपराध बोध भी होता है। अपने किसी प्रियजन को याद ना करना गिलानी बोध पैदा कर देता है। ऐसा लगता है अतीत को सीने पर लाद कर चलने वाले मन के लिए वर्तमान बस एक सकरा सा गलियारा होता है। अतीत में इसमें से गुजरता है, थोड़ा संशोधित होता है और भविष्य का रूप धर लेता है। वर्तमान के ठेव पर मन रुक नहीं पाता है, तुरंत व्यग्र होने लगता है, अतीत की ओर मुड़ता है या फिर भविष्य की तरफ, जो वर्तमान के स्पर्श से संशोधित अतीत का ही एक और नाम है। अतीत की कमीज पहने हुए उसी पुराने मन का कल्पित सर्जन है भविष्य। और अतीत और उससे जुड़ी स्मृतियों का बोझ साधारण नहीं होता है। किसी चट्टान को पीठ पर लादे रहने के समान है यह। हमारे देखने, सुनने और यहाँ तक कि रोजमर्रा के हर काम में अतीत अपनी नाक घुसेड़ता रहता है, लगातार वर्तमान को अपनी भाषा में अनुदित और परिभाषित करता है, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता चला जाता है। उसका मकसद ही यह सुनिश्चित करना है कि मन कहीं से भी एक क्षण के लिए वर्तमान में ठहर ना पाए। वर्तमान क्षण की मार उसके लिए घातक और जानलेवा है, शायद इसका भान कहीं उसे है। साहित्य में अतीत का महिमामंडन खूब देखा जाता है। अतीत को एक ऐतिहासिक सच के रूप में दर्ज तो करना है, पर अतीत में हुई घटनाओं को रोमानियत का जामा पहनाकर उसका बखान करना एक अलग बात है। कवि इससे प्रेरणा लेता है, यादों को सजोता है
और सुव्यवस्थित और सुलुभावने शब्दों में उन्हें सजाकर फूला नहीं समाता। अक्सर कवि अतीत के पास वापस लौटने की असंभव जिद भी कर बैठता है। और आप देखते हैं मसलन D.H. लॉरेंस अपनी कविता पियानो में कहते हैं, एक बच्चे की तरह रोता हूं मैं अतीत के लिए, या बीते हुए कल में मन का स्त्रीकरण है जो रुग्णता का रूप भी ले सकता है। पर वर्तमान में ठहरने की बड़ी दिक्कत यह है कि रचनाकार उसे दर्ज नहीं कर सकता। वर्तमान में तो बस चुपचाप ठहरा जा सकता है। जब कभी किसी पुरानी बात पुराने दुख या दुख को अपनी रचना में दर्ज करता है तो वास्तव में वह स्मृति की खरोंचों को ही दर्ज करता है। किसी अनुभव के बासी हुए बगैर उसके बारे में लिखना असंभव है। शायद इसलिए बौद्ध कवियों ने चंद शब्दों के 3 पंक्तियों के हाइकू पसंद किए, और जिसे तत्क्षण अतीत के अनावश्यक हस्तक्षेप के बगैर लिखा जा सकता है। अतीत में इसमें सिर्फ तटस्थ भाषिक ज्ञान के रूप में ही आता है। अतीत के बारे में लिखी बातें कहीं बहुत गहरी और मन को छूने वाली भी हो सकती है, पर उनमें ऐसा टटकापन नहीं हो सकता है जो वर्तमान के अवलोकन के समय होता है। अतीत से जुड़ा भाव विश्लेषण, तुलना और अन्य मानसिक और वैचारिक उठापटक के बाद उत्पन्न होता है। वह स्वतः स्फूर्त भले ही दिखे, पर उसमें वह अविलंबता बिल्कुल भी नहीं होती है। कला को स्मृतियों से मुक्त करने की वकालत नहीं किया जा रहा है। बस इतना देखने की जरूरत है कि कलात्मक अभिव्यक्ति में स्मृतियों की बड़ी भूमिका है। ऐसे लोग भी जिन्हें स्मृतियों पर निर्भरता का पूरा मामला बड़ा ही बचकाना लगता है, उसके लिए अतीत में झांकने का अर्थ है कि वर्तमान बिल्कुल खाली खंग पड़ा है, उसमें रोचक कुछ नहीं बचा है, और इसके अलावा भविष्य भी बड़ा धुंधला और परेशानियों से भरा हुआ है। ऐसे में अब अतीत के खंडरों में घूमने टहलने के अलावा अब बचा ही क्या है। यह सिर्फ कोरी भावुकता की वजह से नहीं होता है। इसके गहरे कारण हैं चेतना में। इसे नॉस्टेल्जिया या फिर स्मृति लिप्सा कहते हैं, और जिसमें पुराने दिनों की मीठी और कड़वी यादें मन पर धावा बोलती हैं, कभी सुकून देती हैं और कभी बेचैन कर देती हैं। सवाल उठता है कि क्या अतीत वर्तमान को अधिक समृद्ध बनाता है, या फिर यह बस एक तरह की आत्म अंचना भर है। कभी कभी तो अतीत की यादें इतनी हावी हो जाती हैं कि मन जैसे पंगु हो जाता है। दुखद यादों के साथ भी यही होता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग इसके शिकार होते हैं। अतीत की बना वर्तमान से पलायन का भी एक आसान जरिया बन जाती है। कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कारण चिंताएं खत्म तो नहीं होती, पर उनके खत्म होने का एक भ्रम जरूर पैदा हो जाता है। इस तरह स्मृतियां एक मनोवैज्ञानिक सहारा देती हैं, एक तरह की बैसाखी भी बन जाती हैं, खासकर तब जब हम बहुत ही कमजोर और बेसहारा महसूस कर रहे हो। मन चित्त की आड़ी तिरछी रेखाओं पर चलता है। रेखाओं को बनाने का काम है विचारों स्मृतियों का। जीवन सरल और सहज हो, इसके लिए जरूरी है कि रेखाएं भी सीधी रहे। मन जहां तक संभव हो वर्तमान में ही टिका रहे। कहना तो आसान है पर करना कठिन है, फिर भी कोशिश की जानी चाहिए इसे करने की। मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए बड़ा जरूरी है। यादों को पूरी तरह मिटा देना तो शायद संभव नहीं है, बस ऐसा कुछ किया जाए कि वे आए और चली जाएं। चाय पानी के लिए घर में जमकर बैठ ना जाएं। ये आप देखते हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा करिएगा। ये भरोसे का संकट। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में निश्चित तौर पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ उनके भरोसे को कमजोर किया है। जो भगवान राम मंदिर में भगवान के घर में लूट हो गई ना, उसी की बात हो रही। किसी के लिए भी यह सोचना आश्चर्यजनक है कि चढ़ावा चोरी में वही लोग शामिल थे जिन पर उसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। हालांकि माना जा रहा है कि इस मामले की एसआईटी जांच से सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन अब इस जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के उन तत्कालीन प्रमुख पदाधिकारियों का कोई जिक्र नहीं है जिन पर वित्तीय प्रबंधन का पूरा दरोमदार था। यही नहीं, अब आरोपों का दायरा बढ़ाया चोरी से आगे बढ़कर राम मंदिर निर्माण तक जा पहुंचा है। दान राशि में गड़बड़ियों को लेकर खुद सवालों के घेरे में रहे न्यास के पूर्व महासचिव चंपत राय का यह आरोप है कि मंदिर निर्माण के कार्य में समिति के अध्यक्ष निपिंद मिश्रा ने मनमाने तरीके से निर्णय किए। कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में यह प्रश्न अब हर किसी के मन में उठने लगा, क्या राम मंदिर के कार्य प्रबंधन में और भी ऐसी परतें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है।
इसमें दोहराय नहीं कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाला हर 1 रुपया लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक होता है। हैरत की बात है कि न्यास के अधिकारी शुरू में चढ़ावा चोरी के आरोपों को सिरे से नकारते रहे, मगर जब आंतरिक जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया। सरकार से जांच कराने को कहा। इसके बाद ही एसआईटी का गठन हुआ। यह समझना मुश्किल है कि चढ़ावे में हो रही चोरी की न्यास के पदाधिकारियों को भनक क्यों नहीं लग पाई। क्या व्यवस्था की निगरानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी? यह भी विचित्र है कि करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात करने वाले इस मामले के सामने आने के बाद न्यास के किसी भी पदाधिकारी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं दिखाया। जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए उसे भी इस मामले से खुद को अलग करने के प्रयास के रूप में ही देखा गया है। इस मामले में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपिंद मिश्रा का कहना था कि उनका काम केवल निर्माण कार्यों को देखना है। साथ ही उन्होंने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा था कि दान पात्रों की निगरानी चौकसी में कमी रही और जिस कारण कुछ लोगों को वित्तीय हेराफेरी करने का मौका मिल गया। मगर अब न्यास के पूर्व महासचिव चंपत राय ने निपिंद मिश्रा की कार्यप्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका दावा है कि कई बार निर्माण कार्यों को लेकर समिति में सर्वसम्मति से फैसले हुए हैं, लेकिन बाद में निपिंद मिश्रा के कहने पर उसमें बदलाव किए गए और इन आरोपों से यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या राम मंदिर के निर्माण कार्य में भी अनियमितताएं हुई हैं। और इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि राम मंदिर का प्रबंधन जहां आदर्श तरीके से होना चाहिए था, वही ईमानदारी की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या मंदिर में ऐसी व्यवस्था कायम होगी जो निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही हो, ताकि भविष्य में आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। बताइए, भगवान राम को ही लूट ले रहे, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है ना अयोध्या। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चीनी की कड़वाहट, एक कारोबारियों के लिए 15 दिन का भंडारण तय करने का सरकारी फैसला। पहली नजर में बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश दिखाई देता है, मगर सवाल है कि क्या इस कदम से वास्तव में चीनी सस्ती होगी या फिर इसके बावजूद उपभोक्ता को राहत नहीं मिलेगी। चीनी का बाजार केवल मिलों और व्यापारियों से नहीं चलता, इसके पीछे किसान, परिवहन, थोक विक्रेता, किराना दुकानदार और अंततः वह आम परिवार है जिसकी रसोई में हर महीने चीनी की जरूरत पड़ती है। जब कीमत बढ़ती है तो उसका असर केवल चाय की मिठास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिठाई, बिस्कुट, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। अगर 15 दिन की भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो यह स्वागत योग्य है, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। बड़े कारोबारी तो नियमों की पेचीदगियों से निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी अक्सर निरीक्षण, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव का सबसे आसान निशाना बन जाता है। ऐसी स्थिति बाजार को स्वस्थ बनाने के बजाय असंतुलित कर सकती है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। यही वजह है कि यहाँ उत्पादन और खपत को लेकर आमतौर पर एक संतुलित स्थिति कायम रहती है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता पैदा हुई और इसकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ समय से एथेनॉल बनाने को लेकर जो अतिरिक्त की उत्साह देखा जा रहा है, उसकी वजह से चीनी की कमी हुई है और कीमतें बढ़ी हैं। अब उसकी भरपाई के लिए चीनी के आयात और भंडारण की सीमा लगाने की बात की जा रही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता को आभासी आंकड़े नहीं, राहत की जरूरत होती है। सरकार को पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए, छोटे व्यापारियों को की परेशानियां कम करनी चाहिए और बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अभी चीनी को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।